सो स्टूडेंट्स हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं आज, और अभी मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में पैटर्न होता है, राइट। इट विल बी कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम से या 3000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ तक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अलाउ किया है। ये उनके लिए स्क्रीन है, बीच में डिफरेंट रीडिंग्स हैं, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग पोजीशन, और पूरा का पूरा एक ब्राइट स्पॉट बन के आ जाता है, ब्राइट पैटर्न बन के आ जाता है। अलग अलग कलर होंगे उसके, बट इट मीन्स कि जो हमारा सोर्स है वो 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक की हर वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रहा है। क्लियर? सो दिस विल बी कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। अब मान लीजिए हमने ये लाइट रेज आ रहे थे, ओके। और बीच में हमने अपना सैंपल रख दिया, सैंपल जिसकी मुझे टेस्टिंग करनी है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, फॉर एग्जांपल कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल या कोई ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल रख दिया हमने। उनके एनर्जी लेवल्स कुछ फिक्स होंगे, तो जो लाइट रे उन फिक्स एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रख रही होगी वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी का पैटर्न आ जाएगा। ये एब्जॉर्ब हो गई, इसके लिए इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल नहीं है तो इसका भी पैटर्न आ गया। इट मींस आपको दो लाइंस डार्क कलर की दिखेंगी जो दो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो गई हैं, दो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई हैं। आ रही है बात समझ में? और बाकी पूरा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखेगा। मतलब एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा जैसे पहले आ रहा था, बस यहाँ पर एक ब्राइट डार्क बैंड आपको दिखेगा जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वेव या रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा होगा मटेरियल के द्वारा, वो उस जगह पर आपको डार्क बैंड मिलेगा। सच एन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सारा का सारा कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ जिन फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ को हमारा सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है उनके सामने डार्क बैंड आ रहा है। क्लियर? तो इससे हम पता कर लेते हैं कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स किस एनर्जी के हैं इनसाइड दिस सैंपल, और उससे कई बार हम सैंपल को गेस भी कर पाते हैं। ओके, और दूसरी तरफ ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन, क्यों? सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट रे को, दैट्स व्हाई टर्म एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सेकंड विल कम इमिशन स्पेक्ट्रा। पहले मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको दिखा देता हूँ। खैर, द ब्रांच ऑफ स्टडी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम इस तरीके की स्टडीज करते हैं स्पेक्ट्रा की ऑफ डिफरेंट सैंपल्स, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में मैंने आपको बता दिया। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है बेटा? मान लीजिए हमारे पास कोई सैंपल है, इसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं ये, और इसको ऑलरेडी हम एनर्जाइज कर चुके हैं, मतलब हाई एनर्जी स्टेट में ये पहुंच चुका है। हाई एनर्जी स्टेट में ये मॉडल सैंपल है, हमने रेडिएशन के थ्रू पहुंचाया है या हमने
हीट करके उसको हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचाया है, ये हमारा तरीका हो सकता है। फिर हमने सामने स्क्रीन रखा, और अब जो हाई एनर्जी स्टेट का इसका एटम है, मान लीजिए कोई एटम इस जगह पर है, ये एक दो एटम नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं उस सैंपल में, कुछ इस पोजीशन पे हैं, कुछ इस पोजीशन पे हैं, राइट। तो जो मैं इनको नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4 and 5, these all are hypothetical examples। ठीक है। सो अब यहां पर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है 5th लेवल पे, वो डायरेक्ट फर्स्ट लेवल पे आ सकता है, या फिर वो सेकेंड लेवल पे आए फिर फर्स्ट में आए, या फिर थर्ड में आ सकता है, या फिर फोर्थ में आ सकता है। ओके, तो उसकी वजह से जो, अच्छा वापस आना है, सबको वापस आना है, वाई, बिकॉज हाई एनर्जी स्टेट मींस अनस्टेबिलिटी, तो उन सबको स्टेबल होना है, और स्टेबल होने के लिए वो सबके सब वापस आएंगे। क्लियर। सो फिफ्थ से वो फोर्थ में आ सकता है, या फर्स्ट में आ सकता है, या सेकेंड में आ सकता है, या थर्ड में आ सकता है। एंड जो फोर्थ में है, अगेन द सिचुएशन इज सेम, फोर्थ से हमारे सैंपल इलेक्ट्रॉन्स इधर फर्स्ट में आएंगे, या फिर थर्ड में, सेकेंड में, या फिर थर्ड में। थर्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट में आ सकते हैं या सेकेंड में आ सकते हैं, और सेकेंड वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो फर्स्ट में ही आएंगे। राइट। अब बेटा इन सब का एनर्जी अलग अलग होगा, फिफ्थ लेवल से फोर्थ लेवल में आने वाला एनर्जी अलग है, फिफ्थ से थर्ड में आने वाला एनर्जी अलग है, फिफ्थ से सेकेंड में आने का एनर्जी अलग है, और फिफ्थ से फर्स्ट में आने का एनर्जी अलग है। इन द वेरी सिमिलर वे फोर्थ से थर्ड में आने का एनर्जी अलग है, फोर्थ से फर्स्ट में आने का एनर्जी लेवल अलग है। इन सारी एनर्जीज के करस्पॉन्डिंग H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है आपका फ्रीक्वेंसी। हर इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो एक स्टेप में, एक ट्रांजिशन स्टेप में एक फोटोन रिलीज करेगा, और उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी विल डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द फोटोन, और सिंपली वी कैन से दैट विल डिपेंड अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन द टू लेवल्स, ओके, ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ऑफ द एटम। राइट। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ही नहीं हो सकता, ये एटमिक स्पेक्ट्रा भी हो सकता है। आप लोगों को अभी मैं नहीं बता सकता, कुछ सिलेबस की बाउंडेशन है, राइट, चीज़ों की लिमिट है, वरना आप आगे जाकर के स्टडी करोगे और आपको पता चलेगा बेटा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल नहीं होता है, मॉलिक्यूल का भी एनर्जी लेवल होता है, वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं, राइट। डोंट लेट मी गो इन डिटेल, अदरवाइज यू पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड, है ना, और उसके लिए बहुत ज़्यादा फिर पढ़ना पड़ेगा अभी के अकॉर्डिंग। तो समय के साथ आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ वेरी बिग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। आप समझिए केमिस्ट्री में अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हम आपको सॉल्ट सैंपल दे देंगे, एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द कैटायंस एंड एनायंस, उसमें कौन कौन से आयंस हैं, इस तरीके से। सो केमिस्ट्री लैबोरेटरीज में, बड़ी लैबोरेटरीज में कई बार जो हम सैंपल लेके जाते हैं किसी चीज़ का, तो उसको डायग्नोस करने में बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन डू दिस फॉर साइंटिस्ट इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, राइट, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से उसका स्पेक्ट्रा बन के आ जाएगा, और फिर जो रीडर है, जो उसका एक्सपर्ट है, जिसने स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक से पढ़ा है, वो डायग्नोस करके बता सकता है कि भाई इसमें कौन सा सैंपल आपका प्रेजेंट है, और क्या चीजें प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में? तो मैं आपको बता रहा था एमिशन स्पेक्ट्रा, ये देखिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। अच्छा ये एनर्जी इमिट ही तो करेंगे, और ये सब एनर्जी इमिट करेंगे फोटॉन्स के फॉर्म में। अच्छा जब सबका एनर्जी अलग है
तो ऑब्वियस सी बात है सबका फ्रीक्वेंसी अलग होगा और सबका वेवलेंथ भी अलग होगा। इस तरीके से हमें इस स्क्रीन पर, अच्छा इस बार हमने सोर्स तो दिया नहीं, अपनी तरफ से हमने लाइट तो दी नहीं है, जो भी लाइट आ रही है वो सैंपल की आ रही है, और सैंपल से अगर लाइट आ रही है तो इसका मतलब वो इमिशन हो रहा है सैंपल से, और उस लाइट की वजह से जो पैटर्न बनेगा, जो स्पेक्ट्रा बनेगा, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। ऑलराइट, दिस इज इमिशन स्पेक्ट्रा। वो कैसा था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था। ये बात सबको समझ में आ गई है? इसका आंसर सिर्फ वो लोग देंगे जो शुरू से क्लास में प्रेजेंट हैं। बाकी लोग जब मैं इसको अपलोड करूं तो लेक्चर देख लीजिएगा। यस, कोई एक स्टूडेंट मुझे टाइप करके इन्फॉर्म करेगा कि क्या उसको एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा समझ में आ गया है? ऑलराइट, इट मींस सभी को समझ में आ रहा है। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू विधि। नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड। Now the thing comes about the line spectra of hydrogen, right? Okay स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको और इन्फॉर्म कर दूं, क्लास 11th और 12th का सिलेबस काफी रिड्यूस कर दिया गया है, तो फॉर क्लास 12th तो आई विल गो अलॉन्ग विद द सीबीएसई, बिकॉज चीज़ें हमें एक बोर्ड लेवल पर करनी है, क्वेश्चन पेपर बोर्ड से आएगा। बट फॉर यू आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वाज इन द सिलेबस, बिकॉज ये सिर्फ आपके 11th से सिलेबस से रिड्यूस हुआ है, या आपके जेई या नीट के सिलेबस से रिड्यूस नहीं हुआ है। और मुझे नहीं लगता आप लोगों को सिर्फ क्लास 11th या 12th पास करने के बाद फ्री बैठना है। ओके, अगर आपको कुछ और भी करना है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि 12th के बाद आप लोगों को जो है ठेला लगवा दिया जाएगा। सो आप किसी भी ब्रांच में स्टडी करते हैं, आप साइंस के कांटेक्ट में रहें या ना रहें, ये चीज़ें आपको काम आएंगी। ओके, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही सही। यस, सो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 और 11th। 12th में इसका कुछ पोर्शन है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके चैप्टर आपका 12th फिजिक्स में आएगा, नॉट इन केमिस्ट्री। line spectra of hydrogen, when an atom, when an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, the H2 molecule dissociate and the energetically excited hydrogen molecule atoms produce or emit electromagnetic radiation of discrete frequencies। discrete मतलब जो फिक्स फ्रीक्वेंसी का है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एनर्जी लेवल तो फिक्स रहे होंगे। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइंस नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर। कई बार बामर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवरी किया तो उनको बामर लाइंस बोल दिया गया। बामर showed in 1885 on the basis of experimental observation that if spectral lines are expressed in terms of wave number, then the visible lines of hydrogen spectra obey the following formula. Okay, what was the formula? This you people can see in your notebooks, in your books. In this screen it is missing. Okay,
here it must be 1 upon 2 square minus 1 upon n square, right? why? बिकॉज लाइट रे, अच्छा हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक लेवल कितने हैं टोटल? 7 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल में हो बेटा, अगर वो सेकंड लेवल में आ रहा है, 7 से सेकंड में, 6 से सेकंड में, थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, या फिर फिफ्थ से सेकंड में, इन सारी कंडीशंस में हम बोलेंगे ये बामर सीरीज जो यहां से रेडिएशन इमिट होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज द रेडिएशन ऑफ बामर सीरीज. ओके, दिस वन क्लियर? अगर यहीं पर सारे फर्स्ट में आ रहे होते हैं तो नो मैटर किस लेवल से आ रहे हैं उसे लाइमैन बोलते हैं. अभी देखेंगे आगे, चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ब्रेन ओपन रखेंगे. Yes, you people can see this is emission spectra, this is absorption spectra. ठीक है, अभी पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था डायग्राम्स. यस, सी बेटा जो ये वैल्यू दी गई है 109 and 667 per centimeter, right? This is called Rydberg constant. ये Rydberg constant है for hydrogen. अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होता है. The first five series of lines that correspond to N1 is equal to 1 2 3 4 and 5. क्या बताया मैंने? Yes, ये डायग्राम आप लोग देखें तो और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. Not drawn. Yes, ठीक है. पहले देखिए बेटा, ये हैं 6 एनर्जी लेवल्स. ओके, आप 7th भी बना लीजिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है. तो 6 एनर्जी लेवल से 1 से या 2 से या फिर 3 या 4 या 5, इनमें से जिस समय डिस्कवरीज हुई है उस समय 6 एनर्जी लेवल्स के बारे में ही हमें इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि आर्टिफिशियल एलिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं बने थे, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग किया गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन. किसी भी एनर्जी लेवल से, ऊपर के किसी भी एनर्जी लेवल से, दैट में बी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इनमें से फर्स्ट में अगर इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो जो वो एमिशन करेगा वो होगा लाइमैन सीरीज का, और वो फॉल करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अल्ट्रा वायलेट रीजन में. आ रही है बात समझ में? वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करेगा लाइमैन सीरीज. और बामर सीरीज हम कब बोलेंगे? जब थर्ड लेवल या फिर फोर्थ लेवल या फिर फिफ्थ और सिक्स्थ लेवल से वापस आ रहा हो इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल में, ऐसी कंडीशन में बामर सीरीज होगा. और बामर सीरीज का जो मींस जो लाइट का रेडिएशन का वेवलेंथ है वो फॉल करता है विजिबल रेडिएशन के रेंज में. यहाँ पर आपको रेड, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट देखने को मिल जाएंगे. आफ्टर दैट वी आर हैविंग द कंडीशन इन विच फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ लेवल से वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में. उस कंडीशन में हम उसे पास्शियन सीरीज कहते हैं. और पास्शियन सीरीज में जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है. ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि
अगर इलेक्ट्रॉन 6th से 4th में या फिर 5th से 4th में आ रहा है तो उस कंडीशन में जो रेडिएशन इमिट होता है उसे हम बोलते हैं, पास्टियन सीरीज तक हो गया, दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। ओके, ब्रैकेट सीरीज 5th या 6th से इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4th में और इसका वेवलेंथ भी इंफ्रारेड रीजन में फॉल करता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर 6th से 5th में आ रहा है, राइट, 5th में, तो उस कंडीशन में 6 से या 7 से 5th में आ सकता है। अच्छा, कल को कोई नया डिस्कवर हो जाए तो भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है, 8th शेल आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। पी फंड उसको नाम देंगे हम, जब वो 5th में वापस आ रहा है पी फंड सीरीज बोलते हैं और वो भी इंफ्रारेड रीजन में फॉल करता है। आई थिंक ये 5 सीरीज आपको क्लियर हो रहे हैं, लाइमन बामर लाइमन बामर पास्टियन ब्रैकेट पी फंड। ओके, पहले में आपको मिल रहा है अल्ट्रावायलेट देन विजिबल, उसके बाद तीनों कंडीशंस में हमें मिल रही हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, राइट। Yeah, so I think these Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, and Pfund series are clear to all of you. Now let's see the Bohr's model for hydrogen atom. Yeah. Till now we were studying the developments leading to the Bohr's model. Okay. Now we are going to study Bohr's model for hydrogen atom. 1913, Neil Bohr was the scientist who realized that there is a need of new model because many experiments after the Rutherford's model were going against that nuclear model, that atomic model, right? So he came up with the hydrogen's atomic model. The basic postulates were see, the first and the foremost thing what Neil Bohr said was that electrons, अच्छा प्रॉब्लम क्या था पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रदरफोर्ड के केस में प्रॉब्लम क्या था। सो वी नो दैट इन रदरफोर्ड्स मॉडल मैक्सवेल साहब बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अगर आपका सर्कुलेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज अ चार्ज पार्टिकल, और हमें पता है यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, whenever a charged particle is under accelerated motion, it will radiate energy in the form of radiation, right? It will release energy in the form of radiation. So वो एनर्जी रेडिएट करते करते लोअर ऑर्बिट्स में एंटर करता जाएगा और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। यही तो अनस्टेबिलिटी थी रदरफोर्ड की। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहला पोस्टुलेट दिया बोर साहब ने कि एंगुलर मोमेंटम, एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम है, अगर उस एंगुलर मोमेंटम की ऑर्बिटल में की पाथ में इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो इट विल नॉट रिलीज एनर्जी। और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे हैं। ओके, व्हाई इट विल नॉट रोटेट एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल, ये मैथमेटिकली प्रूवन है इन हायर क्लासेस। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज आप इसको फंडामेंटल मान लीजिए। देखिए समटाइम्स कुछ चीजें पढ़ने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल मानने पड़ते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि लोगों ने प्रूव किया और अभी हम वो प्रूव नहीं कर सकते, सिंपल। ओके, दिस इज द बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस, राइट। सो एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। mvr मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हम ले लेंगे, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज द रेडियस व्हिच इट इज फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू दैट n into h upon 2 pi, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो या तो h upon 2 pi होगा या फिर सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi होगा। व्हाट इज n here? n may be 1 2 3 4 or any other number, clear?
The frequency of the radiation absorbed or emitted when transition occurs between the two stationary levels that differ by in the energy of delta E. अच्छा, जो एनर्जी इमिशन हो रहा है, पीछे हम लोगों ने देखा ना, ब्रैकेट, ईफंड, बामर, पास्चन, लाइमैन, ओके, ये सारे सीरीज में जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो E2 माइनस E1 के बराबर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक लोअर एनर्जी लेवल है, ये एक हायर एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी है E1 और इसका एनर्जी है E2, राइट. तो जो यहां से हायर लेवल से लोअर लेवल में आते समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा, वो एनर्जी होगा किस रेंज का? उस फोटोन के पास एनर्जी होगा डेल्टा ई, राइट. और डेल्टा ई का मतलब है E2 माइनस E1. तो जो मेरा फोटोन रिलीज हुआ है उसका एनर्जी डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एच न्यू, राइट. अगर मुझे फ्रीक्वेंसी यानी न्यू फाइंड करना है तो आई कैन राइट न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच. ओके, डेल्टा ई दैट इज E2 माइनस E1 अपॉन एच. बात समझ में आ रही है? इन दिस वे वी कैन फाइंड द radiation, frequency of the radiation which is to be emitted by the electronic transition between two energy levels. फाइन. स्टेशनरी स्टेट्स, ओके. अब जो है बेसिक पोस्टुलेट्स आपके क्लियर हो गए. जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी सी इफ एनीथिंग इज लेफ्ट. अच्छा, ये चीजें बेटा मैंने नहीं बताई थी आपको बिकॉज आई थॉट ये काफी कॉमन है और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे हैं एंड द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, राइट, क्योंकि वो एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम वाली ऑर्बिटल में रोटेट कर रहा है. Now we can directly come to the Bohr's model of hydrogen atom. These were the postulates. The stationary states for electron are numbered 1, 2, 3. These integral numbers are known as principal quantum numbers. Quantum number अभी आगे आके आपको बताऊंगा मैं. The radii of the stationary state are expressed as Rn is equal to n square a naught. Why? A naught is here 52.9 picometer. The radius of first stationary state called Bohr's radius. ध्यान रखिएगा, Bohr's radius 52.9 पिकोमीटर है. टिपिकल कैलकुलेशंस के लिए आपको ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए. The most important property associated with most of the electron with the electron is the energy of its stationary state. तो आप उसका एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे है या nth एनर्जी लेवल पे है, तो उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है En इज इक्वल टू माइनस RH 1 बाई एन स्क्वायर. व्हाट इज n हेयर? n इज 1 बाई 1 2 3 4 किस एनर्जी लेवल पर है, और जो आपका RH है दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट. यू कैन सी सिंपली कैलकुलेशन. फर्स्ट के लिए माइनस 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 जूल. सेकेंड के लिए दिस. इस तरीके से आप डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. टेक दिस इनसाइड द बॉक्स. Yeah. Now students, you people must have been thinking why the electronic energy is taken as negative. So read this paragraph. Tomorrow I'll explain the things further, okay, in the next lecture, because today's lecture, this one be too lengthy and we are having the time limits. So this is all for today. Thank you class. Keep learning, keep watching the videos, stay safe, stay healthy, stay connected.
थैंक यू।